हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरुआत करते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे, है ना, कि ये सेशन पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चलेगा आपके एग्ज़ाम तक, और इन्हीं सारे जो पूर्वावलोकन का जो प्रश्न है, इन्हीं सारे पूर्वावलोकन से आपके सारे के सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व होंगे। चाहे पीआरटी का 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस तरीके से हम लोग इसका व्याख्या कर रहे हैं, वही व्याख्या आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि आपको अपने स्कोर से मतलब है। 90 स्कोर पार करिएगा, 1 to 5 में टीचर बनिएगा। जीएस की बात है, और जीएस के सारे जो पार्ट हैं, जैसे जीएस में 10 पार्ट हैं आपके पीआरटी के लिए, तो पूर्वालोकन में वो सारा का सारा दिया गया है। क्यों कहा जाता है पूर्वालोकन को, एक बार अध्ययन कर लीजिए। कहीं कुछ भी, कोई भी मॉक टेस्ट कहीं भी कुछ मत करिए, किसी का भी प्रैक्टिस सेट मत करिए, लेकिन सबसे जो प्रथम प्राथमिकता जो आपका होना चाहिए वह हो जाता है घटना चक्र का पूर्वालोकन। उसको सही तरीके से कहने का मतलब है कि प्रश्न से ही प्रश्न बीपीएससी बहुत बार बनाया है, और आपको पता होगा टीचर में अधिकतर प्रश्न जो आपको लगता है ना, कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो पूर्वालोकन देखिए बहुत रिपीट प्रश्न भी पूछे गए हैं, और जीएस 40 प्रश्नों में ऐसा ही किया गया है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, है ना। 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? कौन सा? क्या सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने किया था? क्या दास प्रथा का उन्मूलन उन्होंने किया था? या धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना उन्होंने किया था? या ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया? प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही होगा, 1 3 4 सही होगा, या 1 2 4 सही होगा, या 1 2 3 4 सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं और 1 से अधिक। और ये प्रश्न पूछा हुआ है 67 बीपीएससी में। इसका जो री एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उस समय यह प्रश्न पूछा गया है। ये जितने भी एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं, इसको सही तरीके से देखिए। सारे के सारे 120 जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पीआरटी में, 120 पीआरटी में पूछे जाएंगे, आप इतना ही से 90 प्लस पार कर जाइएगा, इसकी गारंटी है। 90 प्लस, क्योंकि सही और ध्यान से हमें सुनिए, है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि हर चीज़ को ही मान लीजिए, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी को करना। अगर सेल्फ स्टडी आपका 8 से 10 घंटा 12 घंटा होता है, तो निश्चित तौर पे 90 95 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से जीएस 40 में भी है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। आप देखते होंगे कि 1829 की बात है। 1829 में धारा 17 के तहत जो है प्रयोग करते हुए सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा हिंदू समाज में एक बहुत ही घिनौना परंपरा थी, परंपरा बन गया। अगर कोई पुरुष मर जाए जो विवाहित हो, तो महिला उसके चिता पर सती हो जाती थी, जलकर राख हो जाती थी। बाद में इन ठेकेदारों के द्वारा, जो परंपरा को जो चलाते हैं, उन ठेकेदारों के द्वारा इसको एक ट्रेडिशनल बना दिया गया। अगर कहीं भी कोई भी अगर पुरुष का देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए या शहीद हो जाए, तो उसके पत्नी को जबरदस्ती उसके चिता पर चढ़ा करके जला दिया जाता था। यह भारत में एक परंपरा थी, खास करके हिंदू समाज में यह परंपरा थी। जो पढ़ा लिखा जो इंसान था, उस पढ़ा लिखा इंसान के नज़रों में यह जो है, यह मानवीय जो घिनौना हो रहा था, यह उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक था। आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक कोई भारतीय समाज से बिलोंग करने वाला एक गवर्नर नहीं था। यह उस समाज से बिलोंग करता था
जिसके पास राष्ट्रीयता, भाईचारा, बंधुत्व, एकता, प्रेम सब कुछ था। मानव के अधिकार को अच्छी तरह समझने वाला विलियम बेंटिक था। पुनर्जागरण, प्रबोधन, औद्योगिक क्रांति से गुजरा हुआ यह व्यक्ति था। तो फिर इतना घटिया और इतना बेकार की प्रथा को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। और पहली बार ये भी देखिए, सती प्रथा का पहला जो हमें विवरण मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एरन अभिलेख में सती में और जौहर प्रथा में अंतर होता है। सती कोई व्यक्तिगत, कोई एक महिला अपने पति के लिए खुद से या किसी वाह्य या दूसरे के चढ़ाने के या दूसरे के जबरदस्ती से ऐसा वो कर लेती है, उसके चिता में जा कर के बैठ जाती है और वो खुद को आत्महत्या एक कहा जा सकता है। लेकिन जौहर का मतलब होता है एक से अधिक, दो से अधिक। देखते होंगे बहुत सारे महिलाएं एक साथ इकट्ठे ही आग में कूद जाती है, एक साथ इकट्ठे ही, है ना, घर में पूरा मतलब आग लगा करके सारे एक ही बार में मर जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी कोई राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था, और अगर वो राजा हार जाते थे तो वहाँ पे जितनी भी महिलाएं होती थी वो खुद को उन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए, है ना, जौहर व्रत को धारण कर लेती थी। तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। और इसी समय राजा राम मोहन राय ने इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। सती प्रथा को खात्मा के लिए राजा राम, है ना, राजा राम मोहन राय ने इसको समर्थन किया। यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए दास प्रथा का उन्मूलन। यहाँ पर दास प्रथा का उन्मूलन जो है, यहाँ पे दास प्रथा का उन्मूलन देखिएगा तो 1833 अधिनियम के तहत, है ना, एक्ट के तहत यह दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम लोग बात करें तो बेंटिक जो है शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये आपको पता होगा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा। और एक चीज़ और भी है, ब्राह्मण का जो कानून है बहुत ही खतरनाक है। राजपूत जो लोग थे ये क्षत्रिय जो कहलाते हैं, जो राजपाट करते हैं, इनके ऊपर भी कहें तो सामाजिक संरचना में नंबर 1 पहले स्थान पे ब्राह्मण थे, दूसरे स्थान पे क्षत्रिय थे। और जब राजपूत काला पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि कितना इनके ऊपर जुल्म ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। उन ब्राह्मणों के द्वारा इसको इस तरीके से मूवमेंट किया जाता था कि ये लोग जैसे ही इनके घर में कोई बेटी पैदा होती थी उसकी ये लोग हत्या कर देते थे। और यही वजह था, ये जो है यह परंपरा हो गई थी राजपूतों में। और इसी परंपरा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कदम उठाया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये विलियम बेंटिक का काम नहीं था, यह डलहौजी के समय हुआ था ऐसा। उसके बाद यहाँ पे ठगों के संगठित गिरोह का दमन की बात करें तो आपको ये बात पता होगा। यहाँ पर देखिएगा ये एस्लीमैन को ऑर्डर देते हैं विलियम बेंटिक एस्लीमैन को, और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन ठगों को समाप्त करो। क्योंकि ये ठग जो थे यहाँ पर इस समय में, अगर ठगों की हम लोग बात करें तो हिंदू और मुसलमान दोनों को यह परंपरा जो है, ठगी परंपरा जो थी, ये दोनों लोग ही इसको किया करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोग जिन देवी देवताओं का पूजा करते थे, जिन देवी देवताओं को चरणों में जा करके उन शिकार का, यानी कि ठग किसी आदमी की गला काट करके उस पे चढ़ावा के तौर पे उन देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये लोग काम करते थे। और इस तरीके से परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई, दहशत इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को आगे आना पड़ा और उसने एस्लीमैन को कहा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर प्रतिबंध लगाइए। तब उसने उचित कार्रवाई करके लगभग 1500 से कहीं ज़्यादा ठगों को मौत के घाट उतार दिया गया।
कितने को फांसी दिया गया, कितने को निर्वासित कर दिया गया, कितने के आजीवन कारावास हो गए। इस तरीके से ठगी प्रथा जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ये ठगी प्रथा। और यहाँ पे देवी देवताओं के सामने जो ये लोग चढ़ावा करते थे, वो लोग पूजा करते थे काली का, ये लोग पूजा करते थे दुर्गा का, भवानी का, और इन्हीं को खुश करने के लिए ये लोग, है ना, शिकारी को इनके सामने गला काट करके चढ़ाते थे। और इनका मानना था कि शायद उस इंसान के जीवन में यही लिखा हुआ है, विधि का विधान है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और ये 67 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना। सही तरीके से आप लोग करते जाइए। चलिए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? किसने, यहाँ पर कहता है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? क्या वेलिंगटन थे, या एस्लीमैन थे, या नेपियर थे? यहाँ पर नेपियर या हो जाते हैं लॉरेंस। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना। तो 67 में पूछा हुआ है, एग्जाम 2022 में हुआ था। पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा आंसर जो है वह सही होगा, है ना। देखिए 1843 में यहाँ पर सिंध को मिलाया गया, 1843 में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, है ना, लॉर्ड एलनबरो इस समय गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने ही नेपियर को ये ऑर्डर दिया, और नेपियर ने यहाँ पर देखिए तो सिंध को विजित कर दिया, सिंध को विजित किया। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, नेपियर के द्वारा होता है। और इसी समय गवर्नर जनरल, है ना, एलनबरो होता है, एलनबरो। यह भी हो सकता है आपसे पूछ दे। तो एलनबरो गवर्नर जनरल है, जिसके समय में नेपियर सेनापति के तौर पे काम करते हैं, और नेपियर के द्वारा ही सिंध को विजित कर दिया जाता है ना। पूछा गया सवाल है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में, है ना, बंगाल में द्विशासन यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की बात कर रहा है, किसके द्वारा लागू किया गया? क्या वारेन हेस्टिंग्स थे, या विलियम बेंटिंग्स थे, या रॉबर्ट क्लाइव थे, या कर्जन थे, है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, निम्न में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव। और क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। क्लाइव को बंगाल का, है ना, बंगाल का, ये नहीं कि भारत का, बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है, गवर्नर। और क्लाइव को ही, है ना, क्लाइव को ही ब्रिटिश राज्य का, क्लाइव को ही ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ब्रिटिश राज्य का, है ना, ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कहा जाता है क्लाइव को। और क्लाइव ने ही द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है क्लाइव के द्वारा ही किया गया। और क्लाइव की अगर बात करें, जैसे में अब द्वैध शासन प्रणाली प्रश्न पूछा गया था, तो ये द्वैध शासन प्रणाली को पुष्ट किया अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत इसकी पुष्टि हो गई द्वैध शासन प्रणाली की। और पुष्टि होने के बाद इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, इसी को लागू किया गया। लेकिन 1935 अधिनियम की अगर हम लोग बात करें, तो इस एक्ट की तरह प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके इस समय 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया। एक बार समझिए, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया, और ये द्वैध शासन प्रणाली 1919 अधिनियम के तहत पूरे प्रांतों में लागू हो गया। लेकिन 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में इसको समाप्त करके इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। लेकिन, है ना, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, जब हमने लेकिन कहा तो देखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, जब वारेन हेस्टिंग्स
हेस्टिंग्स जब गवर्नर बना तो यहाँ पर देखिए 1772 में इसने द्वैध शासन प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। पूछा जाता है कि किसने समाप्त किया, तो द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। और ये प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल था, जनरल है ना, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, इतना याद रहना चाहिए। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इसी के तहत 1774 में बंगाल में यानी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में, है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और जिसके मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे, पूछा जाता है। और अन्य जो न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश में आपको यहाँ पर हो जाते हैं चेम्बर हो जाएंगे, और उसके बाद लिमेस्टर हो जाएंगे, और तीसरा जो व्यक्ति हैं उनका नाम है हाइड, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को ही समाप्त कर दिया, और वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। इन्हीं के समय में सबसे बड़ा काम हुआ था जो बार बार प्रश्न पूछता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनाए जाते हैं, और अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड बनते हैं। बहुत बेबी आई है, पूछा जाता है यहाँ से, है ना, यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेबी आई हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही आप यहाँ पर देखिएगा तो भारत में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा छल कपट से जीता गया था। और यही प्लासी का युद्ध है जहाँ से आधुनिक युग की भारत में आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, प्रारंभ मानी जाती है यहीं से। और यहीं पर ही 1757 जो प्लासी का युद्ध था, यह मध्यकालीन मध्ययुगीन व्यवस्थाओं का अंत माना जाता है यहीं से, है ना। फिर रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है ब्रिटेन, फिर दोबारा आता है, तब जाकर के इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है ना। और यही वजह है कि इसी को स्वर्ग से है ना आया हुआ दूत कहा जाता है। दूत, बताइए, इसको रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से आया हुआ दूत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर सवाल है 64 बीपीएससी में। देखिए ये प्रश्न जो है कितना पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। तो फिर इस तरीके से आप लोग भी अपना स्टडी करिए ताकि प्रश्न छूटे ही नहीं। बहुत चैलेंजिंग है आज के समय में। आपको पता होगा कि 1,37,000 है ना, 37,000 पद जो है यह बीपीएससी टीआरई 4.0 में देने वाला है। बढ़ भी सकता है, घटेगा नहीं। हर लोग एक सीट कॉन्फर्म करना चाहता है। कोई भी विद्यार्थी से पूछिए तो उस विद्यार्थी का अंतिम लक्ष्य होगा, अंतिम उसका चाहत, वादा, इरादा खुद से करता होगा कि एक सीट जो है मेरा कन्फर्म हो जाए। इस एक सीट को कन्फर्म करने के लिए 2 तरीका है जो अभी भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला सेल्फ स्टडी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एग्जाम तक नहीं समझ में आएगा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम तक निश्चित तौर पे नहीं समझ में आएगा। और दूसरा एक गाइडलाइन, है ना, एक दूसरा जो है गाइडलाइन, और प्लस में सटीक किताब। इतना है तो किसी की जरूरत नहीं है। और यही आपका सेल्फ स्टडी, सटीक गाइडलाइन, सटीक किताबें आपको आपका स्कोर दिलाएगा
और स्कोर आएगा तभी तो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा तभी तो आप टीचर बनेंगे। पीआरटी में 90 प्लस पार करिए और आपको जीएस का जो 40 प्रश्न पूछा जाता है 32 और 36 तक लाने की कोशिश करिए। जो लोग है ना, जो लोग पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में 2-3 नंबर से अगर वो रुक जा रहे हैं तो इस बार उनका अंतिम टारगेट यही होगा, है ना, आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 64 बीपीएससी में यही सवाल पूछा है, कोई अंतर नहीं है। सवाल देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है ना। यहां कहता है कि द्वैध शासन का जनक कौन है, किसे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, दूसरा हेक्टर मुनरो, तीसरा लॉर्ड मैकाले और यहाँ पे चौथा सर लियोनिल कार्टिश और उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक कौन हो जाएगा, है ना, कौन हो जाता है। हम बहुत जल्दी ही आपको लाइव स्टार्ट करने वाले, 1-2 रोज़ और वेट कर लीजिए। 1-2 रोज़ के बाद आप 2-2 घंटा जो आप कहते हैं कि थोड़ा लंबा मतलब क्लास का ड्यूरेशन हो जाना चाहिए, हम बिल्कुल करेंगे, है ना। एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है, घोषणा हो गई है और आप परेशान होंगे, है ना। और अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, है ना। आपका जो स्कोर है वहाँ तक पहुँचेगा, आपका स्कोर वहाँ तक पहुँचेगा। बस इतना याद रखिएगा कि आपको सेल्फ स्टडी बहुत करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा भी मेहनत नहीं है, इतना दिमाग पर प्रेशर मत बनाइए, है ना, ताकि आप ही को समस्या हो जाए। और हम नहीं चाहते हैं कि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो प्रेशर में रहिए, है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। सर लियोनिल कार्टिश को ही द्वैध शासन का जनक जो है ये कहा जाता है। एक चीज देखिएगा, जनक कहा जाता है, द्वैध शासन का जनक कहा जाता है किसको, तो कार्टिश को कहा जाता है। द्वैध शासन का प्रारंभ जो है, प्रारंभ किया गया, द्वैध शासन का प्रारंभ की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ किया और प्रारंभ किया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। कब, तो 1765 में। कहाँ पर, तो ये देखिए बंगाल में यह प्रारंभ होता है और बंगाल में प्रारंभ होता है क्लाइव के द्वारा, क्लाइव के द्वारा यह प्रारंभ होता है। लेकिन बाद में भारत का जो गवर्नर जनरल बना वारन हेस्टिंग्स के द्वारा, है ना, हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त भी कर दिया जाता है। यहाँ देखिए 1772 में वारन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है, यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया जाता है। शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो द्वैध शासन प्रणाली जो है अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में लागू हो जाता है, लेकिन 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने के बाद इसे केंद्र में लागू कर दिया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कार्टिश को कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, किसके समय में बिछाई गई थी, है ना। यह 48 से लेकर के 52वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, इसीलिए पूर्वावलोकन कहा जाता है। पूर्वावलोकन पढ़िए, जितना बार पढ़ना है, जितना बार रिवाइज करना है रिवाइज करिए, देखिए आपका स्कोर कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में, है ना, बिछाई गई थी। ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। किसके समय में प्रथम रेलवे लाइन को बिछाया गया, 25 नंबर सवाल है। तो चलिए आंसर भी हम लोग देखते हैं, ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर डलहौजी हो जाएगा। और आपको पता होगा 1853 में प्रथम बार रेल जो चला था, प्रथम बार रेल चला था, वह चला था यहाँ पर देखिएगा तो बम्बई, है ना, बम्बई और थाने के बीच में चला था, बम्बई और थाने के बीच में। कब, 1853 में चला था प्रथम बार।
कहता है कि प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है 1853 में। प्रथम रेल जो चला बम्बई से थाने चला। अगर पूछे आपसे कि दूसरी कहाँ से कहाँ चला, तो दूसरी कलकत्ता से लेकर के, है ना, कलकत्ता से लेकर के रानीगंज तक चला, रानीगंज तक। दूसरी कलकत्ता से लेकर के रानीगंज तक यह चलता है। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी का एक सिद्धांत है जो बहुत ही फेमस है, बार बार प्रश्न पूछता है। डलहौजी का एक सिद्धांत है जिसके तहत 1857 का क्रांति हो गया, यह भी एक कारण बनता है ना। तो इसका सिद्धांत है जिसको हम लोग व्यपगत, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसको हड़प की भी नीति बोलते हैं। इसको कहे तो हड़प की भी, है ना, हड़प की नीति भी कहते हैं, और ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। व्यपगत का जो सिद्धांत है, व्यपगत का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी ने ही दिया, और इसी के तहत पहला जो राज्य था सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, और यह मिलाया 1848 ईस्वी में। पहला पूछा जाता है कि व्यपगत सिद्धांत के तहत वह पहला राज्य कौन था जिसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो वह था सतारा। कब? 1848 में। कभी कभी बहुत सारे प्रश्न इसी क्रम से पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। सतारे के बाद ये जैतपुर और संभलपुर को मिला लेता है। जैतपुर, है ना, और यहाँ पर संभलपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है 1849 में। और उसके बाद जैतपुर संभलपुर के बाद यहाँ पर बगहाट को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है 1850 में। और बगहाट के बाद यहाँ पर उदयपुर को मिला लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में 1852 में। और उदयपुर के बाद यहाँ पर देखिएगा जो झांसी है, झांसी को मिलाया जाता है 1853 में। और झांसी के बाद यहाँ पर देखिएगा एक नागपुर है, और नागपुर को यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है 1854 में मिलाया जाता है। एक और प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1856 में। लेकिन बार बार पूछता है कि कुशासन का आरोप लगा करके किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो यही अवध है, 1856 में इसको मिलाया गया। तो ये लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है, व्यपगत का जो सिद्धांत है, इसी के तहत पहला जो राज्य है सतारा 1848 में इसको मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। जैतपुर और संबलपुर को 1849 में मिला लिया गया, और बगहाट को 1850 में शामिल कर लिया गया ब्रिटिश राज में। उदयपुर को 1852 में शामिल कर लिया गया, और झांसी को 1853। ये झांसी उत्तर प्रदेश में, एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि झांसी कहाँ है, तो ये झांसी आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी में, है ना। 1853 में इसको मिलाया गया, और नागपुर को 1854 में मिला लिया जाता है। और कुशासन का आरोप लगाया जाता है अवध पर, और अवध पर 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, हड़प लिया जाता है ना, इसको कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26। अब जरा सोच के देखिएगा, ये प्रश्न आप एनसीईआरटी पढ़ते चलिए, जितना भी एनसीईआरटी पढ़ना है पढ़ते रहिए, लेकिन ये प्रश्न अगर पूछ दे बीपीएससी तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा बिहार के संदर्भ में, और यही वजह होता है कि एससीईआरटी कहा जाता है कि जब आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो एससीईआरटी का अध्ययन करिए। क्यों अध्ययन करिए? कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर एनसीईआरटी में क्या खराबी है? हम एनसीईआरटी में खराबी तो कभी बोले ही नहीं है। बोले हैं? आप ही बताइए। नहीं बोले हैं। लेकिन हम प्राथमिकता की अगर बात करें तो प्राथमिकता हम एससीईआरटी को देते हैं। क्यों देते हैं? है ना, क्योंकि कभी भी बीपीएससी किसी भी राज्य का एग्जाम हो, जैसे बिहार राज्य का जो एग्जाम है, तो बिहार राज्य जब भी प्रश्न बनाएगा, कुछ प्रश्नों का संदर्भ बिहार होगा, और ये सारे संदर्भ जो है बिहार सरकार की जो किताबें हैं उसी किताबों में प्राप्त होता है।
इसलिए हम कहते हैं कि एससीईआरटी की किताबें पढ़िए, जीएस में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही प्रश्न आप समझ लीजिए, यही प्रश्न किया गया है यहाँ पर, है ना। प्रश्न है मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य इसका, है ना। 26 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बकास्त भूमि की वापसी की मांग किया जा रहा था? मुंगेर में बढ़ैया ताल विरोध हो रहा था और मुंगेर में बढ़ैया ताल का जो आंदोलन चल रहा था, इसका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा कर रहे थे, है ना। कार्यानंद शर्मा कर रहे थे और इस समय बहुत ही वामपंथी नेता थे जो किसानों के हित और किसानों के आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। उसी में कार्यानंद शर्मा भी हैं और ये वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता, जिन्होंने मुंगेर में बढ़ैया ताल जो है आंदोलन किया यहाँ पर। और यह आंदोलन हुआ 1936 और 38 के बीच में यह आंदोलन हो रहा था, है ना, आंदोलन हो रहा था। VVI है, प्रश्न हो सकता है आपसे दोबारा मैं पूछ सके, है ना। तो क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग किया जा रहा था कार्यानंद शर्मा के द्वारा और ये वामपंथी नेता थे। 1936-38 में मुंगेर में यह आंदोलन चल रहा था और मांग थी बकास्त भूमि की वापसी की मांग। और इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा, है ना। इसका आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ 56 से 59 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है 2015 में। और हमेशा आप देखिएगा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बीपीएससी के नज़र में, है ना, हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। चाहे जैसे भी हो, वहाँ से प्रश्न बनाने ही बनाने हैं। जैसे 1857 की क्रांति से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। बिहार के संदर्भ में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, कहता 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली थे या डलहौजी या कैनिंग या मिंटो, कौन थे? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इसका कैनिंग हो जाएगा। और कैनिंग का शासनकाल की बात अगर किया जाए तो 1856 से लेकर के 1862 तक इनका शासनकाल था, है ना। और देखिए यहाँ पर कहता है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, है ना। क्रांति का मतलब क्या होता है? आमूल चूल परिवर्तन। जैसे में देखते होंगे एक ज़माने में जब नया नया फ़ोन आया था, मोबाइल जब आया था, तो जब कोई अगर व्यक्ति, मोटरोला का इतना मोटा सा, इतना लंबा मोटा सा 2 kg 2.5 kg का मोबाइल था, तो जब भी कोई अगर बात करता था तो गांव मोहल्ले के जो लोग निकल करके लगते थे देखने के लिए, अरे क्या क्या बात है। लेकिन जब भारत में संचार क्रांति हुई, संचार क्रांति, तो इस क्रांति ने, अगर आपके खेत खलिहान में कोई मजदूर काम भी करता है तो उसके हाथ में भी मोबाइल है ना। अगर कोई सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा है, यहाँ तक कि भीख मांगने वाले के पास भी मोबाइल है। ये क्या हुआ? आमूलचूल परिवर्तन, जिसे हम सिर्फ किसी विशेष लोगों के हाथों में देखा करते थे, अब वही जो डिवाइस है ना, आम लोगों के बीच में शुमार हो गया। और आज जिंदगी हमारा क्या है? इन मशीनों के साथ क्या हुआ? घिर गया है ना। कुछ देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए अपने मित्र के बगैर रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दिन भर के लिए रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बगैर आप बर्दाश्त कर पाएंगे? जिंदगी आपकी मशीनों के बीच में घिर गई है। तो इसी को हम लोग क्रांति कहते हैं। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन। और भारत के, है ना, जितने भारत के जो आधुनिक भारत का इतिहास है, हर जगह क्रांति नहीं होता है, आंदोलन होते हैं। तो आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है ना। तो यही 1857 की क्रांति हम लोग देख रहे हैं, जहां पर गवर्नर जनरल कौन है? कैनिंग हो जाएंगे। यहाँ पर कैनिंग हो जाएंगे 1857 की क्रांति के समय में। और कहा जाता है कि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल और
और कैनिंग प्रथम वायसराय भी थे। प्रथम वायसराय पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैनिंग प्रथम वायसराय होते हैं, यानी कि इस समय अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद इसका जिम्मेदारी कहे तो रानी के नेतृत्व में चला जाता है। यह शासन जो व्यवस्था है भारत में वह रानी के छत्र छाया में ही होने लगता है। उसी के बाद से 1857 के क्रांति के परिणाम, यानी कि जो 1857 की क्रांति होती है उसके बाद से जब भी भारत में कोई गवर्नर जनरल बन के आता है उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। और ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला वायसराय कौन है, तो ये कैनिंग हो जाएंगे, ये कैनिंग हो जाते हैं, है ना। और एक चीज़ और भी देखिएगा, इस 1857 की क्रांति जो है यह मेरठ से प्रारंभ हुआ, मेरठ से। और मेरठ से प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। मेरठ से प्रारंभ होता है। बहुत बार पूछा गया कि 1857 की क्रांति जो है कहाँ से और कब प्रारंभ हुआ, तो कहाँ से हुआ, तो मेरठ से हुआ। कब हुआ, 10 मई 1857 को होता है। एक चीज़ और भी देख लीजिए, अगर यही सवाल पूछेगा कि 1857 की क्रांति बिहार में कहाँ से और कब शुरू हुआ, तो यहाँ पर देखिए बिहार की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो बिहार में यह होता है देवघर जिला के, है ना, देवघर जिला के रोहिणी गांव से होता है। रोहिणी गांव से यह प्रारंभ होता है बिहार में 1857 की क्रांति। और यह प्रारंभ होता है 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है ना। और बिहार का नेतृत्व जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है यह कुंवर सिंह करते हैं, है ना, बाबू कुंवर सिंह करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 यहाँ पर देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बहुत ही VBI है, 28 नंबर बहुत ही VBI है। कब? नवंबर 1856 में, या दिसंबर 1856 में, या जनवरी 1857 में, या फरवरी 1857 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 में होता है। यहाँ पर चीज़ों को समझिए, यहाँ पर दिसंबर 1856 में पुराना जो बंदूक था उसका नाम था ब्राउन बेस, उसका नाम था ब्राउन बेस नाम था, है ना। और जो नया राइफल को लागू किया गया इसका नाम था नई एनफील्ड राइफल, नई एनफील्ड राइफल नाम था। और इसी राइफल को, है ना, सेना को दिया गया कब? दिसंबर 1856 में। प्रॉब्लम क्या थी? तो इसमें जो कारतूस भरे जाते थे उन कारतूसों को दांत से काट करके भरा जाता था। और कारतूस को नरम करने के लिए, है ना, ताकि एक्टिविटीज़ उसका सही रहे, उसमें सुअर और गाय के चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके वजह से जो सेना थी वो सेना भड़क गई। क्योंकि इतना समझिए कि 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के पास उतनी सेना नहीं थी। वो तो 1857 की क्रांति को भारत के सेनाओं के द्वारा भारत को विजित कर लिया गया, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या थे? बेवकूफ़ थे। कैसे? तो कहा जाता है कि किसी भी सेना में ये समझ ही नहीं आता था कि राष्ट्रीयता क्या चीज़ होता है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं और किसके साथ लड़ रहे हैं, है ना। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी ही कम था, है ना। होता है ना इस तरह से, क्या ये सूट करता है इस पे? अगर इस समय सोच के देखिए, अगर इस समय भारत के युवाओं को ये बात पता चलता, या राष्ट्रीय चेतना का थोड़ा सा भी हवा उनके सीने में अगर लगी होती, तो सोच के देखिए इस समय भारत के राजनीति में और भारत के आंदोलन में इसका दशा और दिशा दोनों अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये पुराना जो राइफल था ब्राउन बेस, और इसी के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल को लाया गया, है ना, ताकि नई तकनीक क्या करता है,
नई तकनीक से चीज़ों को जीता जा सकता है आसानी से। जैसे में हम लोग क्यों अक्सर कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए। वो पुराने ज़माने की ख्यालात जो है वो छोड़ दीजिए, है ना। गधा की तरह पढ़ रहे हैं और पता चला कि रिजल्ट ही नहीं हुआ। आज के ज़माना में आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, नई एनफील्ड राइफल को जब लागू किया गया तो यहाँ पे धर्म से जो ग्रसित जो लोग थे, उन लोगों को लगा कि अंग्रेजी सरकार हमारा धर्म जो है ना, वो बर्बाद करेगी, हमारे धर्म पर ये खतरा हो जाएगा, है ना। और सारे जो लोग मिल करके क्या कर दिए, इन अंग्रेजी सरकार के विरोध में खड़े हो गए। इन अंग्रेजी सरकार के विरोध में क्या हुआ, खड़ा हो गया। और यही वजह है कि पहले से तो दुख था ही, पहले से तो असंतोष था ही अंग्रेजी सरकार के प्रति, लेकिन ये चर्बी वाला जो कारतूस का जो घटना है, यह तात्कालिक कारण बन जाता है ना। ये आग में घी डालने का काम करता है और अंततः यहाँ पर देखिएगा तो 1857 की क्रांति हो जाती है। एक बात आपको बताते हैं, आप इतिहास पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 1857 की क्रांति को बार बार हम लोग याद करते हैं। 1857 की क्रांति आपके भारत के हित में कोई थोड़ी लड़ रहा था। सोच के देखिए, अंग्रेजी सरकार से भारत के इतने युवाओं के द्वारा जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो युद्ध हो रहा था, जो क्रांति हो रहा था, ये भारत की आज़ादी के लिए नहीं था, भारत की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए भी नहीं था, है ना। गणतंत्र ये सब तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। वो मात्र मुट्ठी भर जो जमींदार थे, उनका अधिकार छीन लिया था। कौन? ब्रिटिश शासन के द्वारा छीना गया था। और इसमें मंगल पांडे को हम लोग हीरो बना देते हैं। वो बंदा किसी और के लिए, है ना, क्योंकि इसको समझने में टाइम लगेगा, इसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है ना, इसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पूछा अगर जाएगा आपसे तो दिसंबर 1856 में इसको क्या किया गया, शामिल किया जाता है। यहीं पे इसको शामिल किया गया। एक चीज़ और भी देखिएगा, यहीं पे जब ये लोग विरोध करने लगे और जब ये लोग यानी कि जो भारतीय जो सेना थे विरोध कर रहे थे, और सोचिए एक साइड में यहाँ पर अंग्रेजी सरकार थी, है ना, और दूसरे साइड में जितने भी भारतीय सिपाही थे, जब इनको लग रहा था कि धर्म ही हमारा खतरे में हो गया इस चर्बी वाले कारतूस से, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही सेना लोग इसी चर्बी वाला कारतूस का इस्तेमाल किया इसको मारने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, है ना, 29 नंबर सवाल। यहाँ देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुमारी। ये देखिए 42 में भी पूछा गया सवाल है और 48 से 52 में भी पूछा गया सवाल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाता है। 29 का आंसर बी है। और यही वजह होता है कि कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जितने भी जमींदारी छीन गई थी, उनमें ऐसा साहस नहीं देखा गया जो कुंवर सिंह में था। सोचने वाली बात है कि 80 वर्ष की उम्र होते हुए भी यहाँ पर देखिएगा वो समय था डनवर के साथ युद्ध, और इस डनवर का छक्का छुड़ा दिया था कुंवर सिंह ने। और इसी समय डनवर और कुंवर सिंह के मध्य में जो युद्ध हुआ था, जिसमें डनवर क्या था, मारा गया था। और यही वजह था, आप देखिएगा, इसी 80 वर्ष की उम्र में उनके बारे में बहुत बड़े बड़े लेखक, बहुत बड़े कवि जो है बहुत बड़ी बात कह दिए। 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना, बड़ा वीर मर्दाना था। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लीजिए, कहा जाता है यहाँ पर कि ये जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की क्रांति बिहार में, इसका मुख्य केंद्र था आरा, यानी कि आरा के जगदीशपुर इसका केंद्र था। और वो समय है 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के
है ना, दानापुर छावनी के 3 रेजिमेंट सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद कुंवर सिंह को अपना नेता मान लिया। यहीं पर कुंवर सिंह को अपना नेता मान लिया। बाद में अंग्रेजी नेतृत्व के सामने सबको झुकना पड़ा। अंग्रेजी नेतृत्व जो है ना, अंग्रेजी जो नेतृत्व है वह विसेंट आयर के द्वारा, है ना, विसेंट आयर के द्वारा और विलियम टेलर के द्वारा किया गया, विलियम टेलर के द्वारा किया गया। और इस तरह से बिहार में 1857 का जो युद्ध क्रांति था वो समाप्त हुआ। इतना ही नहीं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से, यह भी पूछा गया सवाल है, पूछ सकता है कि पटना से इसका नेतृत्व कौन किया, तो एक नाम है पीर अली, और पीर अली को फांसी दे दी गई, पीर अली को फांसी दे दिया गया, है ना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यही सवाल है ना, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शाहजादा सिंह, ऊपर में से कोई नहीं और ऊपर में से एक से अधिक। प्रश्न वही है। तो 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, 1857 की क्रांति, और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत भी आई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से सारे के सारे प्रश्न जो हैं उसका डिस्कशन भी हम लोग देख लेंगे, ताकि हमारा टारगेट जो है, जो टारगेट आपने फिक्स किया होगा उस टारगेट के लिए मर मिटिए। 3 महीने में कुछ होने मतलब जाने को नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि 3 महीने में आपके साथ कुछ हो जाएगा। ज़्यादा तबीयत भी ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होंगे, लेकिन 3 महीने में 12 से 14 घंटा अगर पढ़ लीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना सोना हो, जितना मौज मस्ती करना हो करते रहिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।